हमारे जमाने में क्या होता था? पता है हमारे जमाने में हम क्या खाते थे? पता है हमारे जमाने में हम क्या पहनते थे? हाँ। ये जो हमारे जमाने में, हाँ। ये जो शब्द है बड़ा भारी भरकम शब्द होता है। तो आज इसके मायने हम अपने श्रोताओं से सुनेंगे कि उनके जमाने में या उन्होंने ऐसा कभी सुना हो अपने माता पिता से, या वो अपने बच्चों को कहते हो। हाँ। तो ऐसा उनकी जिंदगी में क्या घटित हुआ है, वो बताना चाहते हो तो बताइए। बात कहने को बहुत सीधी सी है कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, लेकिन क्या होता था जी। और एक चीज ये भी बताइए कि हमारे जमाने में जो नहीं होता था वो इस जमाने में क्या हो रहा है जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ। आप आलोचना करते हैं या नकारात्मक टिप्पणी रखते हैं कि आज का जमाना बहुत खराब है, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, तो ये भी बता सकते हैं। और क्या अच्छा लग रहा है, ऐसा तो है नहीं, हर जमाने में अपनी एक विशेषता होती है हर जमाने की। तो आपको इस जमाने में क्या अच्छा लगता है या आपके बच्चों को क्या अच्छा लगता है, आप लिख भेजिए, हमें आपके विचारों का इंतजार है। और हम मी टाइम में भी चाहते हैं नेहा कि हमारी सखियां, खासतौर से सखा भी लिख सकते हैं कि वो अपने लिए कितना वक्त चाहते हैं, क्या उन्हें घर पर वक्त मिल पाता है। दिन भर ऑफिस की थकान से या काम काज करने के बाद जब वो घर आते हैं तो घर की चिल्ल पौ में तो नहीं फंस जाते हैं जी। तो इसके बारे में तो हमारे कुछ साथियों ने लिखना भी शुरू कर दिया। अच्छा। और बाकी भी जरूर लिखेंगे। जब तक हम आपको सुनवा देते हैं। हाँ? महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए। धीमी धीमी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, सरसराए छू के जाए, बहती हवा को कोई थाम न पाए, इस सफर में दुख सुख सारे जिंदगी की गठरी में बांध के लाए, खुशियाँ आंसू सपने खोए बिछड़े अपने हमको याद आए, भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें। मन की गली में चोर छुपा है, निस दिन चाहे है क्या कैसे बताए, हिचकिचाए तड़पा जाए, दिल की बातों को होठों पे न लाए, दिल की बातें जितनी आंखें कहती अपनी तू पढ़ ना पाए, भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की राहें, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए। धीमी धीमी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए। तो मी टाइम
टाइम की बात हो रही है, जैसे जितना अच्छा लग रहा था ये गीत, कुछ वैसा ही लगता है जब मी टाइम मिलता है सबको। क्योंकि बहुत सारे काम में हम फंसे रहते हैं, किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, तो दिमाग पूरी तरह से उलझा रहता है। तो ऐसे में जब हमें एक मी टाइम मिलता है तो हम अपने बारे में सोचते हैं, या शांति से बस बैठ जाते कुछ देर, एक कप चाय पी लेते हैं बैठ के शांति से, बाहर खिड़की से बाहर कुछ देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं उन्हें देख रहे हैं, या पार्क में चले गए, या कुछ किताबें पढ़ ली, या गाने सुन लिए, कोई फिल्म देखने चले गए। तो इस तरीके का जो छोटा सा एक वक्त हम अपने लिए निकालते हैं उसको हम कहते हैं मी टाइम। और जैसा कि अभी आपने गीत में कहा कि एक हवा का झोंका आया, ऐसे में एक हवा का झोंका अगर आपको सहला देता है ना, तो वो मी टाइम और भी खूबसूरत हो जाता है ना। और कई बार लगता है ऐसा कि हम अक्सर इस बारे में बात तो करते हैं, लेकिन होता ही है कि जिंदगी की जद्दोजहद में हम इतने फंस गए हैं नेहा कि अपने लिए टाइम निकालना भूल गए हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर अपने लिए टाइम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि पहले तो नहीं होते थे मी टाइम, अब क्यों है? पहले भी तो महिलाएं पुरुष वही थे जो पूरा घर संभालते थे। सुबह से लेकर चूल्हा चौका ही खत्म नहीं होता था उनका, दिन भर 2 बज जाते थे, शाम होते ही वो फिर लग जाते थे, रात होती थी और सो जाते थे। लेकिन आज ऐसा क्या है जब महिला को या पुरुष को या बच्चों को भी मी टाइम चाहिए। आजकल बच्चे भी चाहते हैं कि उनका एक कोना हो कमरे में और वहां बैठकर कुछ पल अपने लिए बिता सकें अपनी स्क्रीन के साथ, जी है ना। तो ये जो समय है जब हम कोई काम कर रहे हैं, या फिर चाहे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई बागवानी कर रहे हूँ, आपने जैसे कहा किताब पढ़ रहे हूँ, गाने सुन रहे हूँ, तो मी टाइम का एक अर्थ है कि ऐसा समय जब आप खुद के साथ होते हैं, और या दिन भर का कोई एक ऐसा समय जो आप खुद को देते हैं। इस वक्त में आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे होते, बस आगे की कोई योजना भी नहीं बना रहे होते, ना कोई चिंता कर रहे होते हैं। तो पहले तो मी टाइम किसी को जरूरी नहीं लगता था, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में किसी तरह की कोई चिंता होती नहीं थी। लेकिन आजकल शारीरिक स्वास्थ्य से मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा चिंतित हो गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले ऐसा होता था घर में दोपहर में महिलाएं बैठती थीं कुछ वक्त के लिए साथ में, और एक दूसरे से अपना सुख दुख बतिया लेती थी कि भी ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आपस में बातें करके हंसना खेलना सब हो जाता था। और समूह के कुछ काम होते थे, मान लीजिए बड़ी बना रहे, पापड़ बना रहे, तो उसमें जो हंसी मजाक का एक वक्त होता था वो निकलता था, सहेलियां मिल जाती थी एक तरह से, और खुद को एक नई ऊर्जा से वो भर लेते थे। लेकिन अब तो ये साथ सबको नसीब नहीं, सब अपने अपने छोटे छोटे घरों में कामों में लगे हैं। इवन जो घर के लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो भी आपस में मिलने के लिए उन्हें बहुत कम वक्त मिलता है। बच्चे स्कूल में कोचिंग ट्यूशंस इतनी सारी चीजें उनके पास, और जो माएँ हैं वो घर के कामों में, या बाहर कामकाजी महिलाएं हैं तो वो अपने ऑफिस के कामों में लगी हैं, और जो घर के पुरुष हैं वो भी इस तरह से काम में लगे हैं। तो एक छोटा सा वक्त मिलता है जिसमें वो कितनी बातें करें और कल की क्या तैयारियां करें, ऑफिस की, घर की, स्कूल की, और उसके साथ ही साथ वो आराम कब करें। तो बात करने के लिए वक्त नहीं है, और जो बात करने का वक्त है वो आपस में बस थोड़ी एक जानकारियां बांटते हैं, बात नहीं हो पाती, ही वक्त रह गया। और सबसे बड़ी बात ये भी हो गई है नेहा कि जब पहले औरतें थी वो सिर्फ घर के लिए जीती थी, अब औरतों का अपना खुद के लिए भी जीना हो गया है। खुद से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं, वो नौकरी पेशा हो गई हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती है, महत्वाकांक्षी हो गई हैं। तो एक उनको जो प्रगतिशीलता की भागदौड़ है वो हम खुद से भी दूर हो गए हैं। सुबह से हम सोचना शुरू करते हैं कि आज हमें क्या करना है, खुद के बारे में नहीं सोच पाते। घर परिवार आगे बढ़ने की जो जद्दोजहद है उस भागदौड़ में लगे रहते हैं। तो ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने का काम करता है ये छोटा सा मी टाइम। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत सारे टिक मार्क्स करने हैं कि ये सारे लक्ष्य हमारे, ये लेना है, एक हफ्ते के अंदर हमें ये सारी चीजें कर लेनी, घर के लिए सारी चीजें ले लेनी, इस साल के अंत में ये करना है, वो करना है। तो इतनी सारी उम्मीदें हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इस मी टाइम की चाहत सभी को नहीं है आजकल, अगर देखा जाए तो। जरूरत सबको है, पर चाहत सबको नहीं है। ये इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि थोड़ी देर भी शांत बैठने नहीं मिल रहा है लेकिन जब बैठने मिलता है तो हम कोई काम खोज करके, अरे बैठे क्या, ये कर लेते हैं, तो हम जाकर वो करने लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम उसकी चाह नहीं रख रहे हैं, लेकिन उसकी जरूरत जरूर है, होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी उलझने हैं, इतने काम है पेंडिंग, कि हमें एक पल खुद के लिए बैठना भी अच्छा नहीं लगता है। तुमने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही हम बैठते हैं, अरे वो काम तो रह गया, क्यों ना वो कर लूं। और हम एक चाय की सिप के साथ भी बहुत सारे काम साथ में करते रहते हैं। कई महिलाएं तो कहती हैं कि एक साथ हम 4 काम निपटाते हैं। एक तरफ सब्जी, एक तरफ रोटी, एक तरफ कपड़े भीग रहे हैं, मशीन में कपड़े धोए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और कर रही होती हैं। तो सोचिए ऐसी स्थिति में कहाँ उनके पास मी टाइम होता होगा।
और एक इतनी प्रतिस्पर्धा है कि ऐसा लगता है कि कुछ देर अगर हम बैठ गए तो हम बाकियों से पीछे हो जाएंगे। हाँ। तो वो जो एक मन में बना हुआ है पूरे टाइम प्रतियोगिता की डर, हाँ। कि पीछे नहीं हो जाना है, बिल्कुल। तो बस इसकी वजह से हम जिंदगी को और सुख चैन को थोड़ा पीछे रखते जा रहे हैं। सिर्फ भाग दौड़ में जीवन पूरा बीत रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा कि जो प्रतिस्पर्धा है हम पर इतनी हावी हो गई है, बच्चों पर भी हो गई है। देखिए ना, महिला पुरुष की तो बात छोड़िए, बच्चे भी और माता पिता भी उनको इतना टेंशन में डाल देते हैं कि देखो वो बच्चा कितने % मार्क्स लेकर आया है और तुम कितने पीछे चल रहे हो। तो बच्चे को भी आपने उस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लगा दिया है, वो भी एक पल नहीं बैठ पाता है ना। तो ये सब चीजें आज बहुत हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। तो आपको ये होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो काम आपको खुशी दे रहा है? जी। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, घर परिवार ऑफिस की जिम्मेदारियों से कुछ पल की राहत आपको चाहिए। अगर चाहिए तो आप किस तरह से चाहते हैं? कोई किताब पढ़ लें, अपने मन की बात को लिख लें, कहीं घूमने निकल जाएं, कोई वाद्य संगीत आपको पसंद है, रिसाइकल आप बजा सकते हैं। तो आप वो हर काम करें जहां आपको खुशी मिलती हो, ना कि प्रतिस्पर्धा हो। तो बस इसी तरह से अगर आप हर दिन एक छोटा सा समय भी अपने लिए निकालेंगे तो आप खुद के बारे में सोच पाएंगे, और कहीं ना कहीं आज नहीं, कल नहीं, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद आपको ये समझ में आएगा कि इतनी जो प्रतिस्पर्धा है क्या वो जरूरी है, क्या स्वास्थ्य को, खुद को हम ताक पे रखकर जो चीजें कर रहे हैं वो जरूरी है, या एक थोड़ी एक अपनी जो गति है वो थोड़ी कम कर लें। हाँ। और प्रतियोगिता उतनी ज्यादा ना रखें, मानसिक प्रतियोगिता कम से कम उतनी ज्यादा ना रखें, और अपने लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त करते जाएं। और हर एक की जो प्रतियोगिता है या हर एक का जो एक पड़ाव है वो खुद के लिए ही अपना सेट है। हम दूसरे की तरह से कि दूसरा क्या करे अपनी जिंदगी में, हाँ। वही हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जिंदगी अलग है, हमारी जिंदगी अलग है। हमारी जो भागदौड़ है वो अलग है, हमारी हो सकती है जिम्मेदारियां अलग हों, दूसरे की अलग हों। तो वो सारी चीजें आधा वक्त यही सोचने में निकलता है नेहा कि सामने वाला क्या कर रहा है या क्या कर रही है, वो हमसे आगे कैसे निकल रही है या निकल रहा है, वो खुश क्यों दिख रहा है या क्यों खुश है इतनी, है ना, उसने इतना पैसा कैसे कमा लिया है, मैं क्यों नहीं कमा पा रही हूँ, मेरा परिवार क्यों नहीं इतना आगे आ गया है। ये सभी उधेड़ बुन में हम लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यही चीजें हमारे भीतर जो है कई तरह की बीमारियों को भी जन्म दे रही है। बिल्कुल, है ना। तो इससे बचना चाहिए और अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल के देखिए तो सही, आप और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उस एक छोटे से वक्त में जब आपके दिल और दिमाग को सुकून मिलेगा तो आप अगली जो जिस लड़ाई पे आप कूदने वाली हैं वो आप उतनी ही मुस्तैदी के साथ कर भी सकती हैं। जी बिल्कुल। तो अब गीत सुन लें ताकि हमें भी थोड़ा मानसिक सुकून मिले। गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे, गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे, गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे, गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे। जो ये टोकरे ला हमको दे दे, हल्का हो जा रे तू छोकरे, जो तेरी नींद अपने नाखून से नोच ले, वो दर्द सारे चलते चूल्हे में तू झोंक रे, जिंदगी के राशन पे गम का कोटा ज्यादा है, ब्लैक में खरीदेंगे खुशियों का बटारा रे, गुनगुना रे
ओ बिंदास होके हर गम को यार खूंटी पे टांग दूंगा, थोड़ा उधार मैं इत्मीनान तुमसे ही मांग लूंगा। है सीखा है मैंने यार जो तुमने सिखाया रे, दमदार नुस्खा यार मैंने भी आजमाया रे, आंसुओं का चूरन जमा के मैंने डकार मारा रे। नेहा, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं कि मी टाइम का मतलब क्या होता है। एक श्रोता लिखते हैं कि मी टाइम का मतलब है खुद के साथ समय बिताना, और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर तनाव और व्यस्तता से भरी जिंदगी में। ये आपको तनाव कम करने, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने और खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। मी टाइम आपको तनाव से राहत दिलाता है और आपको अपने विचारों को शांत करने का मौका देता है। ये आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने और संसाधित करने में मदद करता है, जिससे आपकी मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। मी टाइम आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, जिससे आपको अपनी ताकतें, कमजोरियां पता चलती हैं। ये आपको रिचार्ज करता है और आपको नई ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करती है और आपको अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में भी मदद करती है। और साथ ही हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मेरे लिए खुद के लिए समय मैं चाहती हूँ, अगर मुझे तो लगता है ये चाहत भी है और ज़रूरत भी। हम सबकी ये चाहत होती कि हम अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, साथ ही साथ एक ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर हम अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो हम तनाव में होते जाएंगे। हम घर का सारा काम करते हैं, लेकिन हम स्वयं के लिए समय कम से कम आधा घंटा भी निकाल लें, ये बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि चाहत और जरूरत बड़ा रोचक मुद्दा है। आज आधुनिक काल में सभी उलझे पड़े हैं, किसी से कोई मांगना शेर की मान में जाने जैसा हो गया है। कुछ महीने पहले हमारी मौसी ने वाईफाई लगाने की हिदायत दी माँ को, तो हंस पड़ी कि क्या करेंगे इतना इंटरनेट, इनका वक्त तो अपने रिचार्ज वाले निकल जाता है। और ईश्वर ने भी मनोकामना पूर्ण हुई, हमारे मोहल्ले में भी ये लग गया। उन्हें किसी की चाहत और जरूरत की परवाह नहीं है। मौसी, माँ, पिता तो अपने काम के मस्तमौला हैं, हमें इस तकनीक की जरूरत है। तो है, हर मनुष्य की अलग अलग चाहत है और जरूरत भी है। और एक और साथी लिखते हैं कि अगर आप चाहें तो खुद के लिए समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को जितना व्यस्त समझते हैं वास्तव में उतने होते नहीं हैं। बस अपने कार्यों को निर्धारित कीजिए और समय पर खत्म कीजिए। 8 घंटे काम, 8 घंटे परिवार और मनोरंजन, अंत में 8 घंटे आराम, हो गया ना 24 घंटे। अब आप इसी समय में हर काम के लिए एक समय तय कर लीजिए, अपने आप खुद के लिए वक्त निकल आएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा इन्होंने गणित लगाया। और एक लिखते हैं कि मेरा मी टाइम यानी डायरी लिखना, जो भी खट्टी मीठी घटना घटती है मैं उसे डायरी में उतारता रहता हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मी टाइम यानी खुद अपने लिए समय, जब हम अपने मन का अपने लिए चिंतन मनन, अपनी खुशियों के लिए कुछ एक्टिविटी कर सके। मेरा मी टाइम 1 बजे शुरू होता है और ये 4 बजे तक सखी सहेली के साथ चलता है। बाकी समय में रहता भी है और नहीं भी रहता। मी टाइम मेरी चाहत ही नहीं, मेरी जरूरत भी है। बिल्कुल सही बात है, सभी के लिए जरूरत है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि मी टाइम के जैसे कि फायदे वायदे तो हमने बता ही दिए। बिल्कुल। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय।
चल दे कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं मैं थोड़ी सी मूडी हूँ तू थोड़ी सी टेढ़ी है क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो घबराहट को बाय 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 लव यू जिंदगी नेहा, अब एक छोटा सा अंतराल हम लेते हैं और उसके बाद लौटते हैं। तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं नेहा जी। हाँ, और हमारे एक साथी ने मी टाइम के बारे में कहा है कि उनको जीवन में बहुत बड़ा महत्व है मी टाइम का, और एक सुंदर अनुभव उन्होंने साझा किया है कि उनका दोस्त रात को एक दोस्त से बात हुई जो कि सतारा से पुणे से सतारा बस से जा रहे थे, और एक ऐसा दोस्त है जो सब चीज जानता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके बारे में सब जानता है, फीडबैक भी वो उनसे लेते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो रात में उनसे बात हुई, दूसरे दिन जब सुबह उनसे बात करना चाह रहे थे तो फोन स्विच ऑफ था, व्हाट्सएप भी रात का ही दिखा रहा था जो भी लास्ट सीन था। तो ये सिलसिला चला तो ये कुछ घबरा गए कि क्या हुआ, कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई। तो फाइनली उसके तीसरे दिन दोपहर में उनसे फिर बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बताना भूल गया, मैं तो मी टाइम पर था। इसलिए मोबाइल पूरी तरह से वो बंद करके रहते थे उस वक्त में, वो रहते हैं। अच्छा। तो मैंने मेरा कुछ समय अपने फैमिली को दिया, उनके साथ भोजन किया अच्छी तरह से, दोपहर में बचपन में आनंद देने वाली एक मूवी देखी, और शाम को हरा भरा पार्क है उसमें जाकर घूमा, 2 घंटे पशु पक्षियों की गुनगुनाहट सुना, पेड़ और प्रकृति के साथ उन्होंने बिताया, और 20 मिनट ध्यान किए, आत्मचिंतन किए, वॉकिंग किए और कुछ पेंटिंग, ये सारी चीजें उन्होंने की। और इसको सुनकर इन्हें भी प्रेरणा मिली। लेकिन ऐसा जब करते हैं तो अपने साथियों को बता दें क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। हाँ, ऐसा होना चाहिए क्योंकि अगर आप रोज बात करते हैं और अचानक आपने फोन ऑफ कर लिया है तो सामने वाले को चिंता होना स्वाभाविक है ना। बिल्कुल। हाँ, अब कई बार हमने देखा है जैसे फेसबुक पर जो लोग लगातार लिखते हैं ना, फिर वो अवकाश ले लेते हैं कि अब मैं कुछ दिनों तक फेसबुक पर नहीं लिखूंगा या लिखूंगी, तो लोग शांत रहते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। अच्छा, कुछ दिन के लिए इन्होंने अवकाश ले लिया है। तो ऐसा आप भी कीजिए, अगर कभी आपको लगता है कि बहुत दिन हो गए, अब मैं थोड़े दिन मोबाइल ऑफ रखूंगा और अपनी परिवार के साथ या अपने खुद के साथ जीवन व्यतीत करूंगा, तो बताकर करिए थोड़ा, ताकि पता रहे तो बहुत ज्यादा चिंता किसी को ना हो जाए। वैसे चिंता की एक बात होती है जब किसी को किसी तरह की परेशानी होती है, कोई बीमारी हो। तो जैसे कि विश्व अस्थमा दिवस है आज, तो सांस से जुड़ी ये बीमारी बहुत परेशान करने वाली रहती है। बिल्कुल। और सांस से जुड़ा ये रोग है जिसमें पहले तो बड़ी उम्र के लोगों को ज्यादा हुआ करता था, छोटे बच्चों में भी होता था, लेकिन अब तो हर उम्र के व्यक्तियों को ये होने लगा है। प्रदूषण और जीवन जीने के बदलते तरीकों के कारण सबको हो रहा है। बिल्कुल। और कई बार इससे जुड़ी इस बीमारी को हम लोग नजरअंदाज करते हैं, तो इसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए आज का ये दिन यानी विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और साल 1998 में पहली बार 35 से अधिक देशों ने ये दिवस मनाया था, और उसके बाद से हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को
विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं नेहा कि अस्थमा जो है सांस से जुड़ा एक रोग है। पहले बड़ी उम्र के व्यक्ति इसकी चपेट में, जैसा तुमने बताया, आते थे, लेकिन इन दिनों हमारा वाकई खान पान, रहन सहन, बाहर जो हम जाते आते हैं, ये समय इतना बदल गया है कि अब छोटे छोटे बच्चे भी इस रोग की चपेट में आ गए हैं। और कई बार सांस से जुड़ी इस बीमारी को लोग वाकई नजरअंदाज करते हैं, अभी तुमने बताया, और हम इसे हल्का फुल्का मान लेते हैं। लेकिन जब ये अपने रौद्र रूप में होती है ना अस्थमा, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उस मरीज के लिए। इसलिए इसके लिए आपको जागरूक रहना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए कि इसका इलाज कैसे हो, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और हर साल एक जो भी ये दिन होता है, इसकी एक थीम होती है। तो इस वर्ष अस्थमा दिवस की थीम है सभी के लिए सांस द्वारा उपचार सुलभ बनाना। तो यानी कि क्योंकि सांस का रोग है, तो सांस से ली जाने वाली कई दवाइयां इसमें काम करती हैं, और इन दवाइयों को सुलभ बनाना सभी के लिए, इस बात पर बल दिया जा रहा है। और अस्थमा वैश्विक रूप से लगातार बढ़ती हुई एक आम बीमारी है, और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास एजेंडा 2030 और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक कार्य योजना के तहत अस्थमा को प्राथमिकता भी दी गई है, ताकि अस्थमा के कारण पता चल सके, उन्हें दूर करने के तरीके हम जान सकें, और उपचार की जो नीतियां हैं उन्हें हम लागू कर सकें। बिल्कुल। और आमतौर से बच्चों में अस्थमा की देखभाल से संबंधित समझ और अभ्यास की कमी देखी जा रही है। इसलिए इन दिनों कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें जागरूकता बढ़ाने का काम किया जाता है। और अस्थमा को लेकर कई भ्रांतियां हैं, जैसे कि कई लोग ये सोचते हैं कि ये छूने से फैलता है। हम इस तरह की भ्रांतियों में जीते, ऐसा नहीं होता। अगर अस्थमा की सही समय पर आपने जांच नहीं कराई, पूरा उपचार नहीं किया, तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए समय पर उपचार कराएं, तभी ये ठीक भी हो जाएगा। जी। और अस्थमा की रोकथाम के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि वायु प्रदूषण है, तेज सुगंध, धूल आदि से बचना जरूरी है। जो भी इससे पीड़ित हैं उन्हें ये बहुत जल्दी असर करता है, और जिन चीजों से उन्हें एलर्जी हो उनसे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा किसी को अगर खांसी सर्दी है, फ्लू है, बुखार है, तो उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। कुछ जरूरी टीके होते हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स हमें बताते हैं, वो समय समय पर लगवाना चाहिए। धूल से, धुएं से खुद को बचाएं, और जो दवाइयां अस्थमा के जो दी जाती है उनका निश्चित समय पर सेवन कीजिए, और जितनी खुराक कही गई है वो अगर आप अच्छी तरह से उसका पालन करते हैं तो आप ये रोग मुक्त हो जाते हैं। बल्कि हमारे एक साथी ने ये लिखा भी है, अच्छा, कि वो रोग मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने लिखा, मुझे 12 वर्ष की उम्र से दमा यानी अस्थमा हो गया था। अच्छा। मेरी माँ ने कही झाड़ फूंक, डॉक्टरों, हकीम व साथ साथ कई पैथियों में इलाज करवाया, लेकिन कहीं फायदा नहीं हुआ। इसके बाद किसी ने बताया कि आयुर्वेदिक में अच्छा इलाज होता है, तब डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, और 3 वर्ष तक परहेज उन्होंने किया। इसके बाद उन्हें फायदा हुआ और आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक इंस्पिरेशन मिलती है इन बातों से। ये बात तो सच है नेहा कि हमें बीमारियों के दौरान या यूं कहें जिंदगी में परहेज रखना बहुत जरूरी है। हम हर कुछ खाना चाहते हैं, ठंडा, गर्म, कुछ भी, खट्टा, मीठा, तो हमें ये देखना होगा कि हमारा शरीर किस चीज को खाने लायक है और कितना नहीं, है ना। उस चीज से हमें परहेज रखना ही होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि बचपन में मैंने आइसक्रीम बहुत खाई, मेरे माता पिता ने खूब आइसक्रीम खिलाई, और हुआ क्या, मेरे गले में टॉन्सिल हो गए। लेकिन उसके बाद जब से मुझे समझ मैंने चिल्ड या ठंडा खाना छोड़ दिया, तो उससे आपको एक आराम मिला, आप उस बीमारी से बच गए जो आगे बढ़कर आपको दूसरी तरह की परेशानियां दे सकती थी। तो आपको अपनी बीमारी का, अपनी तकलीफों का इलाज खुद करना आना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, कि हम अपनी तरफ से क्या परहेज कर सकते हैं। तो अस्थमा से संबंधित धूल के कण है, जैसे पराग के कण है, फूल है, खुशबू है, इनसे आपको बचना चाहिए। खाने पीने की चीजों से भी हमें एलर्जी होती है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का कपड़ा, सिंथेटिक कपड़े से हमें एलर्जी होती है। कई बार कमरे में आपको पता नहीं चलता, रसोई में कुछ चीजों से हमें एलर्जी होती है, जाते ही हम छींकने लग जाते हैं, नाक से पानी गिरने लग जाता है। तो हमें अपनी खोज खुद करनी पड़ेगी कि हमें किन चीजों से एलर्जी होती है, और डॉक्टर को जाके बताएं। वैसे तो जांच होती है, पता चल भी जाता है, और उसके अनुरूप हमें इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात ये भी कह सकते हैं कि मंदाकिनी जी, कि यहाँ भी मी टाइम आपके काम आएगा, क्योंकि आप थोड़ी देर बैठेंगे ना, तो आप अपने बारे में सोच पाएंगे कि अरे हम वहां गए थे और वहां ये चीजें थी, तो आप वो सोच पाएंगे कि किन किन चीजों से आपको क्या परेशानियां होती हैं। अपने शरीर को आप ज्यादा जान पाएंगे, अपने मन को जानेंगे तो अपने शरीर को भी जान पाएंगे, और आपको पता चलेगा कि किन चीजों से आपको परेशानियां होती हैं। और आप, क्योंकि आपका शरीर आपको बताता है, तो क्या खाने से आपको, आप बोलेंगे इससे खाने से हमें तो भाई ऐसे होती है, एसिडिटी होती है, इससे हमें गैस होती है, या इससे अपच हो जाता है, रात में ये नहीं खाएंगे। तो वो सारी चीजें आपको अपने बारे में जब पता चल जाएंगी,
तो आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। डॉक्टर की सलाह तो आपको लेना ही है, क्योंकि इसका इलाज है। और दूसरी बात, जैसे बाहर निकलते ये मत समझिए कि अब तो कोरोना है नहीं, इसलिए हम मास्क का उपयोग नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं जाते समय मास्क की जरूरत पड़ती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, उस समय विशेष के लिए, और उसके बाद घर आके उतार दीजिए। तो आपको इससे सांस की जो परेशानी है, जो दूसरे तत्व हैं वो नाक के माध्यम से नहीं जाएंगे, और आपको छींकों का, ये जो छींक का एक दौर होता है, छींकें आनी शुरू होना या नाक से पानी लगातार निकलना, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल। सांसों ने बांधी है डोर पिया, तोहरे लिए हमरा धड़के जिया। सांसों ने बांधी है डोर पिया, तोहरे लिए हमरा धड़के जिया। रह रह के दिल मेरा थम सा गया, छूके मुझे तूने जब ये कहा। गोरिया मैं तेरे संग जिंदगी बिताऊंगा, रब से ये मैंने है वादा किया। सांसों ने बांधी है डोर पिया, तोहरे लिए हमरा धड़के जिया। बतिया तोरे नैना हमसे जो न करते, हाय राम कसम जीते जी मर जाते। अरे ऐसे कैसे हो जी, यूं ही तुम मर जाते हो। तुम जो न होते हम क्यों दुनिया में आते, कि तेरे मेरे एक जिंदगी संग तेरे प्रीत लगी, पल पल बढ़ेगी। हाँ मैंने भी ये रब से वादा किया है। सांसों ने बांधी है डोर पिया, तोहरे लिए हमरा धड़के जिया। सात जन्म के साथी हम हैं दिया तुम बातें, हाँ रोशन बसेरा है घर तेरा मेरा। हमरे चाँद को तकने तारे भी निकले हैं, नजर न लगे तुझको बाहों में घेरा। तो चल हट जाओ जी, नजदीक आओ जी, हम तो जी हारे जी। हाँ मैंने भी ये रब से वादा किया
बताऊंगा रब से ये तो बस इसी तरह से सारी बातें हम करते रहते हैं। अस्थमा से हमारे साथी जो ठीक हो चुके हैं उसकी मतलब उसकी ओर ध्यान दिया जाए तो ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो सकता है। और अगर आप स्वस्थ होंगे तो देखिए घूमने भी निकल पाएंगे। हाँ, है ना। और घूमने जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है वाकई। तो आज कितनी कहाँ अच्छी चले? जगहें हैं घूमने के लिए अरे! देश में हमारे, जो मतलब अगर आप रोज भी घूमेंगे तो भी आपको 2-3 साल तो आराम से लगेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम उसी में कंजूसी कर जाते हैं ना। हाँ। हम नहीं निकाल पाते। बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो घूमने के शौकीन है ना नेहा, हाँ। वो लगातार आगे से आगे अपना शेड्यूल बना के रखते हैं कि अगली छुट्टियों में हमें कहाँ जाना है। और इन दिनों हम भारतीय विरासत स्थल की बातें भी करते हैं। और आज हम बात करने वाले महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु में ही है, इनकी बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और भारतीय विरासत श्रृंखला में जो चोल मंदिरों की हम बात करने वाले हैं, इसमें विश्व धरोहर जब इन्हें घोषित किया गया था, सिर्फ चोल मंदिर नहीं, महान जीवित चोल मंदिर के नाम से दर्ज किया गया। अच्छा। तो इसका कारण ये है कि यहाँ आज भी वही पूजन पद्धति की जाती है और अनुष्ठान विधि वगैरह होती है जो हजार साल पहले यहाँ शुरू की गई थी। आज भी उपयोग में है ये मंदिर। यहाँ लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं, पूजा पाठ सब तो होता है। और इस वजह से पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व इसका बहुत ज्यादा है। और जीवित चोल मंदिर की अगर हम बात कर रहे हैं तो चोल साम्राज्य के दौरान बने 3 मंदिर शामिल हैं इसमें। तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर, और गंगेकौड़ का चोलमपुरम का वृद्धेश्वर मंदिर, और दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर है ना। और इन मंदिरों का निर्माण चोल राजाओं के कार्यकाल में हुआ था। इन मंदिरों में दक्षिण वास्तुशैली का बेहतरीन संयोजन भी देखने को हमें मिलता है। तीनों मंदिरों की बनावट अगर हम देखेंगे तो एक दूसरे से अलग अलग है। चोल साम्राज्य तकरीबन 4 दशकों तक शासन करता रहा नेहा, और इसके कारण उस दौरान कई ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण हुआ जो आज भी मजबूती से जमी हुई हैं। बिल्कुल। और महान जीवित चोल मंदिर में जो 3 मंदिर शामिल है उसमें से पहले नंबर पर है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर को दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है और चोल राजवंश की सबसे बड़ी उपलब्धि इसे कहा जाता है। विशाल शिव मंदिर है ये। इसका निर्माण चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने करवाया था, इसलिए इस मंदिर को राजराजेश्वरम भी कहा जाता है। और स्थानीय लोग इसे तंजाई पेरिया कोविल कहते हैं, जिसका अर्थ है तंजावुर का बड़ा मंदिर। एक भव्य शिवलिंग है यहाँ और नंदी की एक विशाल मूर्ति भी यहाँ पर है। और ये मंदिर सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। और विश्व में अगर हम देखा जाए तो अपनी तरह का एकमात्र मंदिर इसको माना गया है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और इसका निर्माण एक ही पत्थर से हुआ है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है और ये 13 मंजिलों का है, जिसमें देवी देवताओं और अन्य पौराणिक गाथाओं की आकृति उकेरी गई है। और इस मंदिर के शिखर की परछाई कभी भी धरती पर नहीं पड़ती, ऐसी मान्यता है। और सन 1997 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया था। बिल्कुल। जीवित चोल मंदिर में से दूसरा मंदिर जो है वो है गंगैकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर। ये अरियल्लूर जिले में स्थित है। इसका निर्माण चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने सन 1035 में पूर्ण करवाया था। गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर या गंगैकोंड चोलेश्वरम नाम से इस मंदिर को जाना जाता है और इस मंदिर का नाम भी तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के नाम पर ही है, लेकिन ये मंदिर उससे छोटा है, लेकिन यहाँ की वास्तुकला में नवीनता नजर आती है। बिल्कुल सही कहा। और शिव के साथ ही यहाँ विष्णु की, दुर्गा की, सूर्य की, हरिहर और अर्धनारीश्वर जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिलती है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ मौजूद कांसे की मूर्तियां जो कि चोल धातु कला का बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा यहाँ दीवारों पर उकेरी गई पौराणिक गाथाएं भी मन को मोहती है। यहाँ मौजूद सौरपीठ और 8 देवताओं वाला कमल वेदी दक्षिण वास्तुकला को उभारता है। और यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में महान जीवित चोल मंदिर की सूची में तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के साथ गंगैकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम के एरावतेश्वर मंदिर को साल 2004 में एक साथ शामिल किया। बात करें दारासुरम के एरावतेश्वर मंदिर की, तो 12वीं शताब्दी में बना ये मंदिर अन्य दोनों मंदिरों की तुलना में सबसे छोटा है। इसका निर्माण चोल सम्राट राजराजा द्वितीय ने करवाया था। ये मंदिर भले ही छोटा है, लेकिन इसकी सजावट सबसे ज्यादा अलंकारों से भरी हुई है और यहाँ के स्तंभ, मूर्तियां सब अपनी तरह से सुंदरता से भरे हुए हैं।
तो बहुत खूबसूरत लगता है इसे देखने में। बिल्कुल, और पत्थर से बने हैं इस मंदिर की जो आकृति एक रथ की जैसी लगती है नेहा। और ये एक शिव मंदिर है लेकिन यहाँ विष्णु और देवी के साथ कई वैदिक और पौराणिक देवी देवताओं की आराधना भी की जाती है, जैसे कि इंद्र की, अग्नि की, वरुण, ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु, सप्तमातृका, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना, सुब्रमण्यम, गणेश, रति आदि की मूर्तियां हम देख सकते हैं। और इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर रखा गया क्योंकि यहाँ इंद्र के हाथी ऐरावत द्वारा भगवान शिव की आराधना करने की एक कथा भी प्रचलित है। बिल्कुल, और ये तीनों मंदिर चेन्नई से पास पड़ते हैं। तंजावुर चेन्नई की दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि उत्तर पूर्व दिशा में गंगैकोंड चोलपुरम लगभग 70 किलोमीटर और दारासुरम 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बस एक अच्छा सा प्लान बनाइए और देख के आइए द्रविड़ शैली में बने इस महान जीवित चोल मंदिरों को। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। हाँ तो नेहा, अब बात कर लेते हैं हमारे जमाने की। तो आपके जमाने में ऐसा क्या होता था जो हमारे जमाने में नहीं हो रहा है? तो भाई देखिए, बात चल रही थी कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, वो आज नहीं होता है। तो हमारे श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है कि हमारे जमाने में हल्की फुल्की बातें, हमारे जमाने में लोग एक दूसरे के सुख दुख को सुना करते थे, एक दूसरे के साथ बैठकर बात किया करते थे। जब लाइट चली जाती थी तो घर तो घंटों पहेलियां बुझाया करते थे, घंटों पहेलियां बुझाया करते थे, चूल्हे पर बैठकर खाना पकाया करते थे। और आज ये सारी बातें बहुत याद आती हैं। चूल्हे में बैठते नहीं होंगे, चूल्हे के साइड में बैठते। खैर, हमारे साथी कह रहे हैं हमारे जमाने में एक तकिया कलाम है। खासकर पिता पुत्र में जब सुमधुर संवाद होते हैं तब ये डायलॉग बीच में कूद पड़ता है और फिर संवाद की गाड़ी ड्रिल हो जाती है। फिर पुत्र कहता है छोड़ो कल की बातें तुम्हारी आज नहीं चलने वाली। अरे वाह। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे जमाने में हम पैदल स्कूल जाते थे, नहीं तो आजकल के बच्चे दादी माँ शुरू हो गई, दादी चलो हम भी पैदल जाएंगे, आती हो मुझे छोड़ने, पापा मम्मी तो नहीं आ सकते। पोते का जवाब और 12 किलोमीटर की मीटर वाली स्कूल की दूरी देखकर दादी चुप हो गई। यह है एक प्रातिनिधिक चित्र। तो सेवानिवृत्ति और बुजुर्ग लोगों को अक्सर हमारे जमाने में कहकर ऐसा वो कहने की उनकी आदत होती है कि तुलना जरूर करेंगे, लेकिन शिकायत के रूप में नहीं, फायदे के रूप में। समय काल के अनुरूप अन्न, वस्त्र, विचारधारा, चाल चलन, इन बातों से हर जमाने की अच्छी बातें बुरी होती हैं, उनमें सही संतुलन रखकर ही अच्छी बातें स्वीकार करने में भलाई है। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जमाना बदलता है, रफ्तारें बदलती हैं, नई सोच नए विचारों की बहारें बदलती हैं,
जमाने की चाल में हम भी बदलते हैं, नए दौर की राहों में खुद को ढालते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम छोटे तब परिवार या जहाँ हम रहते थे तो बड़े बुजुर्ग का आदर करते थे, अभी काम हो गया है, यही जीवन की सच्चाई है। तो उस जमाने में कि हमारे जमाने में हम कहा करते थे। और हमारे एक साथी कह रही है हमारे जमाने में सभी के पास एक साइकिल हुआ, सभी के बीच एक साइकिल होती थी। आजकल तो हर सदस्य के पास 2 व्हीलर है। रेडियो तो साल 1960 में पहली बार आया, उससे पहले ग्रामोफोन हुआ करता था। स्कूल बैग की जगह कपड़े की थैली हुआ करती थी। लैंडलाइन फोन जिसके घर में हो उसका स्टेटस ऊंचा माना जाता था। आज तो घर के हर सदस्य के पास मोबाइल है। ऐसा था हमारा जमाना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और उस जमाने में हम सुखी भी बहुत थे। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे जमाने में जब हमारे स्कूल की गर्मी की छुट्टियां होती थी तब हमारे यहाँ किराने की दुकान पर 25-50 पैसे में कॉमिक्स किराए पर मिलती थी और हमारी कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा कॉमिक्स और बाल पॉकेट बुक पढ़ें। शाम से रात तक कॉलोनी के बच्चे ग्राउंड में खेलते थे, खूब साइकिल चलाते थे। आजकल के बच्चे चाहे किताब पढ़ें या गेम्स खेलें पर सब कुछ मोबाइल पर ही कर लेते हैं। और हमारे एक और साथी कह रही है हमारे जमाने में सिलबट्टे पर पिसी चटनी का स्वाद अनूठा था। आज तो चटनी मिक्सी में पीसती है, चटनी का वो स्वाद नहीं रहा। हमारे जमाने में लड़कियां बिना बताए कहीं जाती नहीं थी। आज कौन बताता है कहाँ जा रहे हैं। हमारे जमाने में रोटी घी लगी और चाय बढ़िया नाश्ता हुआ करता था। आज तो नाश्ते में क्या बनाना है हर दिन सोचना पड़ता है। किसकी पसंद क्या बनाए, पिज्जा, पोहा, उपमा, बर्गर, भजिया। आप क्या बनाती हैं ये बताइए ना। और आपके जमाने में सिलबट्टे पर जो चटनी पिसती थी तो अभी खिलाइए हमको। हाँ, आप भी पी सकते हैं। आप भी पी सकते हैं। हमने मना नहीं किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं एक बात ये भी है कि पहले के लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, अब एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते। अरे ये कुछ खास बात है। तनाव में रखते हैं अब, है ना। पहले आपस में सहयोग की भावना होती थी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि समस्याएं भिन्न थी। कुछ बातें थी जैसे पत्र और टेलीग्राम, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, नाटक, संगीत, पारंपरिक शिक्षा, पुस्तकालय, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये मतलब उस जमाने के साधन थे। और बाजार, हाट बाजार लगता था, संयुक्त परिवार होता था, सामुदायिक जीवन होता था, सीमित तकनीकें थी, हस्तशिल्प का चलन था। तो ये सब चीजें उनके जमाने में हुआ करती थी। और कह रहे हैं कि हमारे जमाने में जीवन शैली, संचार, मनोरंजन, शिक्षा, परिवहन, व्यापार, सामाजिक संरचना सभी कुछ आज के समय से बिल्कुल भिन्न था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहले नानी दादी और माँ के मुंह से सुनते थे हमारे जमाने में, अब तो हम भी ये कहेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि हमारा जमाना बहुत प्यारा था। सोशल मीडिया वाला जमाना तो बड़ा फास्ट और थोड़ा अग्रेसिव है। अगर गलती से आपने अंगूठा नहीं लगाया आपके संगी साथी रूठ जाएंगे और मिलने जुलने का रास्ता ब्लॉक। पर हमारे जमाने में इतनी जल्दी नहीं रूठते थे। एक दूसरे के चेहरे और दिल की बातें पढ़ते थे, स्क्रीन पर स्क्रॉल नहीं किया करते थे। ये बहुत अच्छी बात कही। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हाँ ये सच है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे जमाने में ये गाने बढ़िया होते थे, लेकिन हम सच बोल रहे हैं क्योंकि हम भी 50, 60, 70 के दशक के गाने सुन रहे हैं जो आज भी हिट है, बार बार सुनने का मन करता है। हम 20-20 सालों से बार बार सुन रहे हैं। पहले के गाने, शब्द, लय, संगीत, समन्वय सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था। संगीत सुनने का आनंद ही अलग होता था और सम्मान की अभिव्यक्ति होती थी। कभी भी निम्न स्तर के शब्द या संगीत को खासतौर से इस तरह की धुनों में नहीं डाला जाता था। तो इन्हें हमारे जमाने का एक संगीत सुना दे। बिल्कुल। पता करते हैं इन्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल सुनाते हैं। कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे
100 साल है। तो नेहा, अब तो समय बिल्कुल समाप्त हो चला है सखी सहेली कार्यक्रम का। तो ले इजाजत, बिल्कुल लेते हैं। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।